हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो आप कितना पढ़िए, कैसे पढ़िए और कैसे उसको सेल्फ टेस्ट कर सकते हो, उन सारी बातों पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि केमिस्ट्री में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या हमें कवर करना चाहिए और कितना कवर करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, या आपको ये पता होगा कि गैमसेट की जो केमिस्ट्री है उसमें दो पार्ट है। एक है आपका ऑर्गेनिक और एक है जनरल केमिस्ट्री। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की ये डाउट होते हैं कि ऑर्गेनिक ज़्यादा आती है या जनरल केमिस्ट्री। तो ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर के मूड पे, क्योंकि ये वन डे एग्ज़ाम तो है नहीं, आप जानते हो 3 से 4 दिन या और भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको वेरिएशंस मिलते हैं, किसी दिन आपको ऑर्गेनिक थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगी, किसी दिन जनरल केमिस्ट्री मिलेगी। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं, बट हम ये 50-50 मान के चलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट है, 40% आता है। तो आप इसको ऐसा नहीं सोच के चल सकते हो कि ऐसा करते हैं इसमें ऑर्गेनिक कवर कर लेते हैं या जनरल केमिस्ट्री कवर कर लेते हैं, या जहां आपको इंटरेस्ट हो वही आप पढ़िए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मेजर है, दोनों से बन सकते हैं। तो हमें इसे पूरी तरह से कवर करना होगा, ठीक है। और एक बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, आप ये पहला एग्ज़ाम देके, अगर आपने ये फर्स्ट सिटिंग दिया होगा या जिन्होंने नहीं दिया होगा, तो आपका एक डाउट होता है ये एग्ज़ाम क्या कंटेंट बेस्ड है या रीजनिंग बेस्ड है, क्या इसमें लगता है बेसिकली। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप ए वाले जोन में हो और बी, ठीक है, ए का जो होता है वो फ्रेशर्स होते हैं, जिन्होंने कहीं से सुना होता है। जो बी होते हैं वो ऑलरेडी दे चुके होते हैं, रिटेकर मैं इनको बोलता हूं। तो जो बी वाला है वो जानता है कि जो एग्ज़ाम उसने दिया हुआ है उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस किस स्टैंडर्ड के आ रहे हैं, कैसी तैयारी होनी चाहिए। या अगर भी आपको उसमें डाउट है तो आप जो रिलेवेंट मटेरियल्स हैं वहाँ से अपने आप को चेक कर सकते हो। जैसे कि एसर है, बहुत लोग कहते हैं ये आउटडेटेड है, बट अगेन एसर के जितने भी पेपर्स हैं, वो चाहे ग्रीन हो, पर्पल हो, रेड हो, ऑरेंज हो, वो सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा है डेजोनिल, इसकी भी लोग बात करते हैं, ये भी आउटडेटेड है, बट ऐसा नहीं है। अभी अगर आप रिसेंटली एसर ने जो अपना मटेरियल अपडेटेड दिया हुआ है टाइम्ड टेस्ट करके, आप उसमें क्वेश्चंस को देखिए, आपको डेजोनिल में वो क्वेश्चंस मिलेंगे कहीं ना कहीं। अगर आपने पूरी बुक को लगाया हुआ होगा, सारे क्वेश्चंस अगर आपने ऐसे देखे भी होंगे तो आपको ज़रूर वो क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे। तो ये जो मटेरियल्स हैं ये आज भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते हो कि ये तो अब काम का नहीं है, कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो ये जो रिटेकर्स है, खुद को आप यहाँ रखिए, भले ही आप फ्रेशर्स हो, आप पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हो, बट ये वाला जो जोन है ये जानता है कि ये स्किल प्लस कंटेंट का गेम है। और ये जो फ्रेशर्स होता है ये कहीं सुना हुआ होता है या किसी से फ्रेंड से, या है ना, या किसी ने एग्ज़ाम दिया हुआ होता है तो वो बताता है। तो इनको लगता है कि सिर्फ स्किल है और आपको कंटेंट जानने की ज़रूरत नहीं है, जबकि एसर ने ये बात क्लियर कर दिया है। उन्होंने लास्ट टाइम एक वीडियो दिया था, उन्होंने टाइम्ड टेस्ट को लेके एक सोल्यूशन दिया और वहाँ पे एक बात उन्होंने कही है कि आपको केमिस्ट्री ईयर 11 ईयर 12 तक की आनी चाहिए बेसिक। तो बात करते हैं कि कितना आना चाहिए, ये एक प्रश्न है, ये एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर देख सकते हो। देखिए, बात करें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक में
सबसे पहली चीज़ तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप अगर अपना डाउट है, अगर आपको बहुत बेसिक चीज़ों में, जैसे फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानना नहीं आता है, आपको बॉन्डिंग बैलेंस करना नहीं आता है कि अगर आप ऐसे ऐसे कंपाउंड्स में लिख दूं तो हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, या अगर मैं ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्म बना दूं, आपको यहाँ नहीं मतलब प्रॉब्लम है कि ये इसका क्या मतलब है, कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन्स हैं, तो ये आता है थोड़ा सा बेसिक ऑर्गेनिक में। ठीक है, बेसिक ऑर्गेनिक। जहां आपको क्या क्या चीजें आती हैं, क्लासिफिकेशन आना चाहिए कंपाउंड्स का, अगर मैं कोई कार्बन बना दूं तो कितने डिग्री का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ऐसे ही मैं हैलोजेंस लगा दूं वो कितने डिग्री का है, फंक्शनल ग्रुप्स मैं दे दूं एल्डिहाइड, एस्टर, अमाइड, ये सारी चीज़ें आपको ये बिल्कुल आनी चाहिए। आप इसके लिए ये नहीं कह सकते हो कि ये स्टेम में दिया हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपको यहीं से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको वो बेसिक आइडिया है तो। दूसरा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक का मामला है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिल सकती है, रेजोनेंस मिल सकता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से जुड़े कंसेप्ट्स हैं। तो यहाँ पर जब आपको स्टेम मिलेगा तो वो थोड़ा, अगर आपको बेसिक्स आती होगी तो आप थोड़ा यहाँ पर कंफर्ट फील करोगे, आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चंस के थ्रू भी आप इसका रिवीजन कर सकते हो, या इसके जो 2-3 टॉपिक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक बात है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से जुड़े कंसेप्ट्स, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा है रेजोनेंस, और इसी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये सारी भी चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और बेसिक में मैं क्या कह रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप, बॉन्डिंग, एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब डिग्री ऑफ कार्बन, हैलोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, हैलोजन मीन्स एक्स, एमीन एंड एल्कोहल। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक्स में आने चाहिए, इतना आपको जनरल। अब ये इसका ये मतलब नहीं कि आप लगे ये ईयर 11 और ईयर 12 की बुक्स को रटने, वो नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि कितना आपको बेसिक आना चाहिए। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है आइसोमेरिज्म, या कहीं कहीं आपको स्टीरियो आइसोमर भी यहां लिखा होगा, स्टीरियो आइसोमर। तो इसमें आपको सबसे पहले तो आइसोमर का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आइसोमर किसे बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको कायरल सेंटर, फिर आपको आरएस निकालना आना चाहिए, आपको ई एंड जी निकालना चाहिए, सिस एंड ट्रांस एज वेल, और कुछ टर्म्स हैं जैसे रिलेशनशिप है, जैसे आइडेंटिकल, इनएंटियोमर, डायास्टीरियोमर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो आप स्टेम को आसानी से समझ सकते हो और इन्फॉर्मेशन को अप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि इसे आप पहली बार देख रहे हो, इस शब्द को, इस इनएंटियोमर वर्ड को फर्स्ट टाइम स्टेम में देख रहे हो, और वो इसकी जो वर्डिंग होगी फिर वो आपको बहुत प्रॉब्लम करने वाली है। ठीक है, या हम कायरल सेंटर की ही बात करें, है तो बहुत ईजी सा ये, बट अगर आप इसका एप्लीकेशन नहीं किए हो, मतलब कंसेप्ट तो ईजी है बट इसको आप क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं लगाए हो, तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये था आइसोमर। आइसोमर के बाद आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए, ये थोड़ा सा स्किल वाला मामला है, यहां आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आप जानते हो रिएक्शन मैकेनिज्म में होता क्या है कि कोई रिएक्टेंट होता है, वो प्रोडक्ट में जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें,
आपको एक स्टेम में रिएक्शन दी हुई होगी। मान लो कोई रिएक्शन है, एक रिएक्शन मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OM-DM मान लीजिए एक रिएक्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैंने एक रिएजेंट लिखा जो कि है आपका HgOAc होल ट्वाइस NaBH4H2O NaBH4OH माइनस, ठीक है। अब क्या किया इसने, ये प्रोडक्ट बना दिया, ये बना दिया, ये दिया होगा, सब कुछ आपको दिया हुआ होगा। अब क्वेश्चन आपको ये दे देगा, क्वेश्चन आपको क्या देगा भाई, ये ऐसे दे देगा। मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा इसके नीचे लिख देता हूं, क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, ऐसे दे दिया, कहेगा इसी की रिएक्शन में HgOAc होल ट्वाइस से करा रहा हूं NaBH4OH माइनस के साथ। फिर पूछेगा क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये आपको दिया हुआ, अब देखिए बेसिक क्या है। बेसिक का मतलब जब भी आपको रिएक्शन से क्वेश्चंस आए तो ये देखिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या जुड़ रहा है, क्या निकल रहा है, किस पोजीशन पे हो रहा है। आप यहां देखिए इस पूरी रिएक्शन में इस OH को देखिए, ये डबल बॉन्ड पर ही जुड़ रहा है, देख सकते हैं आप। अब प्रॉब्लम ये है कि डबल बॉन्ड के किस कार्बन पे जुड़ेगा, एक पे CH है, एक पे CH2 है, यानी OH हमें उस कार्बन डबल बॉन्ड पे जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है, या ऐसे कार्बन पे जहां पे ज्यादा कार्बन चेन्स बॉन्डेड हो। दो कंसेप्ट है, या तो आप देखिए जहां पर हाइड्रोजन कम हो, या तो देखिए जहां पर कार्बन चेन ज्यादा हो। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है और इस पे कार्बन चेन भी है, तो हमें OH को उसी पे जोड़ना है। अब आइए यहां पर, ये डबल बॉन्डेड कार्बन था, अगर आप इस कार्बन को बैलेंस करिए थोड़ा सा, अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ होगा तो यहां देखिए CH3 होता है, यहां भी CH3 होता है, ये CH होता है और ये CH3 होता है, ठीक है। ये था OH आयन, दिस इज OH। हमें इसी OH को इस डबल बॉन्ड पे जोड़ना है, बट प्रॉब्लम ये है कहां पर। तो आप देखिए हाइड्रोजन कहां कम है, इस कार्बन पे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इस पे OH लगा देंगे, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लगा सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, डबल बॉन्ड देखिए सिंगल हुआ है, यहां देखिए डबल बॉन्ड था, ये हुआ सिंगल बॉन्ड, तो हमें भी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर आपको थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा, किसको लेके, पोजीशंस को लेके, फंक्शनल ग्रुप्स को लेके, क्या ऐड हो रहा है, क्या निकल रहा है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, यहाँ आपको बहुत प्री इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि एक रिएक्शन मैकेनिज्म एक ब्रॉड टॉपिक है, एक पूरी बुक हो जाती है उस पर, अगर आप ग्रेजुएट में हो या पोस्ट ग्रेजुएट आप पढ़ रहे हो। बट यहाँ इतना जानना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि क्या चेंज हो रहे हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं ना, वो इस टर्म से आप कवर कर सकते हो अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो। नेक्स्ट इससे जो इंपॉर्टेंट है वो है नेमिंग। नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को IUPAC बोलते हैं। अब नेमिंग को आप बहुत ज़्यादा स्टेम पर नहीं छोड़ सकते हो कि मुझे वहां से बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है वो रूल्स का है, और आप एक 6 लाइन में सारे रूल्स को नहीं लिख सकते हो, है ना। तो आपको इसकी प्रैक्टिस और इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और अभी मैंने रिसेंटली जो एसर का अपडेटेड पेपर था वहाँ एक क्वेश्चन मैंने देखा, उसमें स्टेम में रिएक्शन दिया हुआ था, ठीक है, एक रिएक्शन दे दी थी। उसके बाद अब जो क्वेश्चन वो बना रहे हैं वो नेमिंग से बना दिए। उन्होंने कहा कि मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ, मान लीजिए मैं कहूँ कि पेंटेन टू ऑल, मैं लिखता हूँ पेंटेन टू ऑल, मान लो स्टेम में एक रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल,
इस रिएक्शन में होता क्या है, मान लीजिए मैंने कोई अल्कोहल लिया, तो होता क्या है, इसको जब हीट करते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में, तो वाटर निकलता है, एक OH और एक बगल से नेबरिंग पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। ये जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये दिया हुआ होगा, आपको बस कंपेयर करना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ बाई प्रोडक्ट वाटर लिखा होगा। ये जो इसके बगल H2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस रिएक्टेंट से हमें वाटर निकालना है, OH भी निकल रहा है और एक H, और आप जानते हो जब आप बैलेंस करोगे इस कंपाउंड को तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। ये दे रखेगा, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, दिमाग यहाँ लगाना है। अगर मैं कह दूं कि पेंटेन टू ऑल का डिहाइड्रेशन कराएंगे बेस और हीट की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको रिएक्शन आ गई, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं है इसको समझने का। तो IUPAC आपको यही सिखाती है कि किसी भी कंपाउंड की नेमिंग, या आपको ऐसे रिएक्शन दे देगा, आपको प्रोडक्ट भी बना के दे देगा, फिर आपसे ऑप्शंस में क्या कर देगा, इसकी IUPAC लिख देगा, कहेगा द गिवन प्रोडक्ट विल बी प्रोप 1-इन, ब्यूट 1-इन, ब्यूट 2-इन, ऐसे करके दे देगा। तो अगर आपको नेमिंग नहीं आ रही है तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे ही आपको कायरल सेंटर से रिलेटेड दे देगा, कहेगा इसी से कंपाउंड में बताइए कितने कायरल सेंटर हैं। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से आना चाहिए, आप इसे छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मॉडर्न डे टेक्निक है जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर्स का पता लगाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी कई टाइप की होती है, एक होती है IR, एक होता है NMR, एक होता है UV, है ना, एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट गैमसेट में आपका NMR सबसे इंपॉर्टेंट है। NMR 2 टाइप का होता है, कार्बन 13 और एक प्रोटॉन, ठीक है। इन्हीं दोनों की सिग्नल्स निकालने के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको स्टेप में दिया रहेगा, मान लो एक कंपाउंड दे दिया ये CH3 CH2 OH, आपसे कह दिया कि ये 2 कार्बन सिग्नल दे रहा है, 2 कार्बन 13 सिग्नल, और वहां दे भी देगा कि क्यों ऐसा कर रहा है, तो वहां लिखेगा कि इट हैज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। तो 2 डिफरेंट देखिए ना, एक CH2 एक CH3 है, तो आपको यहां से ये देखने को मिल गया हाँ इसके 2 होंगे। बट ऐसा नहीं कि जो दिया है उसी से रिलेटेड एग्जाम में आ जाए या स्टेम से कनेक्टेड क्वेश्चन। ये तो एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। आपको लगा कि ये CH3 ये CH2 अलग है, 2 सिग्नल हो गए। कभी कभी ये ऐसे वाला एग्जाम्पल दे देगा, कॉम्प्लेक्स ऐसे। अब ये जो कंसेप्ट है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो यहाँ पे आप ये कर नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, सब मिलके एक सिग्नल देंगे। मान लो ये A दिया, ये भी A दिया, ये भी A दिया, और ये CO का है कार्बन, ये B दिया, और ये CH का है C दिया। टोटल 4 आपने अगर लिखा तो आपने गलती कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि कंसेप्ट को पढ़िए, लेकिन उस पर जब आप क्वेश्चंस लगाइए तो उसको अच्छे से लगाइए, उसका एक लेवल सेट करिए कि हाँ इस लेवल तक की इंफॉर्मेशन मेरे को है। तो होता ही क्या है इसमें कि आपको डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट होने चाहिए। डिफरेंट केमिकल का मतलब ये CH3 CO से जुड़ा है इसलिए ये अलग है। अगर आप इन दोनों CH3 की बात करें तो ये CH से कनेक्टेड है, तो ये वाला CH3 और ये CH3 आपस में अलग अलग है। क्यों? इसका नेबर CO है, इसका नेबर CH है, ठीक है। मान लो अगर ये A दिया तो ये B देगा। मैं एक बार इसको हटा देता हूं। देखिए मान लीजिए मैंने राइट वाला जो CH3 लिखा हुआ है वो A अगर दिया तो ये B देगा। क्यों अलग है? क्यों अलग है? क्योंकि ये CO से बॉन्डेड है। अब कार्बोनिल कार्बन सबसे अलग है तो ये मान लो C हो गया, और ये CH ही है तो ये D हो गया। अच्छा इस CH3 का क्या होगा? सोचिए, ये CH3 और ये CH3 सेम ग्रुप से जुड़े हैं CH से, तो इनके नेबर्स भी सेम है। अगर ये A है तो ये भी A होगा। टोटल कितने टाइप के सिग्नल मिले? A B C और D। A B C
और डी। हालांकि पहले इसको मुझे 5 लिखना था, ठीक है। ये अब जाके कितने सिग्नल देगा? ए, ये बी, ये सी और ये डी, टोटल 4। अगर आप इसको अलग करते तो ए बी सी डी ई कहते हैं, यानी 5 पहले था। पहले कितना मैंने बताया था? 5। तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोटॉन एनएमआर होता है, वहाँ डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हमें देखने होते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के। ये पूरा एक कंसेप्ट है ना। ये कहने का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो इससे बनते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक रीजनिंग है, एक स्किल है। आपको देखना पड़ता है कि कितने डिफरेंट टाइप कार्बन है। अब आपको इसके बल्कि स्ट्रक्चर्स दे सकता है, ऐसे दे सकता है, कहेगा ये बेंजीन है, यहाँ ग्रुप मैंने लगा दिया, यहाँ ऐसे कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, बताइए इसमें कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन्स हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती हैं। तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बात कर लेते हैं जनरल केमिस्ट्री की। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप इसको देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बात करें जनरल केमिस्ट्री की तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एक है इक्विलिब्रियम, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जनरल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ग्राफ वाले भी बनते हैं, और अच्छे खासे ग्राफ के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ग्राफ के भी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है केसी, वो है केपी, वो है एलसी प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं ली चैडलर प्रिंसिपल, और फिर इसी से रिलेटेड ग्राफ, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ग्राफ, ठीक है। ऐसे आपको एक रिएक्शन दे देगा, एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ। सपोज ये ए कंसेंट्रेशन है, ये बी है, यहाँ लिख देगा ए इक्विलिब्रियम, बी इक्विलिब्रियम, ठीक है, और एक रिएक्शन दे देगा ए टू बी। फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, यहाँ डेटा भी लिखा होगा, मान लीजिए टाइम का दिया होगा, इधर कंसेंट्रेशन, तो कहेगा बताइए व्हाट इज द के इक्विलिब्रियम फॉर दिस ग्राफ। अब आपको के इक्विलिब्रियम नहीं पता है कैसे लिखते हैं, तो के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मेरा क्या है? बी है, रिएक्टेंट क्या है? ए है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर रेट ऑफ चेंज क्या हो? सेम हो जाए, यानी जो चेंज कंसंट्रेशन में हो रहा है वो कांस्टेंट हो जाए। तो आप देखिए यहां से ये जो लाइन जा रही है और यहां से ये जो लाइन जा रही है, यहां से देखिए इस पॉइंट से ये कांस्टेंट हो जा रहा है, इस पॉइंट से रेट ऑफ चेंज क्या है? कांस्टेंट। तो क्या करना है हमको? इसी का क्या ले लेंगे? कंसंट्रेशन। किसका किसका लेंगे? बी और ए का। देखिए वही हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम। बस इसी का रेशियो ले लीजिएगा। तो ये है इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। दूसरा बनता है आपका रेट लॉ से भी बन जाता है। तीसरा ग्राफ। ग्राफ इसमें कैसे बनेगा? मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दे दिया, ये दिस इज ए, दिस इज बी। अब कहेगा बताइए एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर कौन सा है, या वैल्यूज दे देगा तो पूछ लेगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, या आपको यहां पे ऐसे दे देगा ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, फिर आपसे पूछेगा बताइए इसमें से स्लो स्टेप कौन सा है, कौन सा फास्ट स्टेप है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, क्लियर है। तो काइनेटिक्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये सारे टॉपिक्स जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रेट लॉ है, ग्राफ है ना। तो आपको कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एसिड बेस। सबसे पहले इस चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो लॉग आना चाहिए, लॉग कैलकुलेशन। दूसरा बेसिक कंसेप्ट। बेसिक का मतलब एसिड क्या है, बेस क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है। तो मैं यहां लिख देता हूं एसिड बेस कंसेप्ट। मैं यहां पे इनके सब टॉपिक्स भी लिख देता हूं, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस,
कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। एक बार आपका ये हो जाए तो फिर पीएच बेस्ड क्वेश्चन आपको आना चाहिए, पीएच एंड पीओएच। और अगला एसिडिक स्ट्रेंथ, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं आपको पता है, ये के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली होता है किसके, पीके के। तो ये सारे रिलेशनशिप्स आपको आने चाहिए। पीएच स्केल का आइडिया होना चाहिए कि कब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कब वीक एसिड होगा। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है टाइट्रेशन, और क्या, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको इतना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, रिडॉक्स, और इसी के साथ मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ले रहा हूं। देखिए रिडॉक्स और इलेक्ट्रो में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन का आइडिया होना चाहिए, रिडक्शन का आइडिया होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन भी, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन आना चाहिए। किसी रिडॉक्स को ऐड कैसे करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एडिशन में यहां लिखता हूं, है ना। कैसे ऐड करते हैं दो रिडॉक्स को, क्या उनके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए या नहीं इक्वल होने चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। इलेक्ट्रो में आपको ई सेल का कैलकुलेशन आना चाहिए। एक इसी में नर्स्ट इक्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रिडॉक्स और इलेक्ट्रो हो गया। नेक्स्ट इसी में मैं थर्मोडायनामिक्स, और बाकी के एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आपको इंथैल्पी का आइडिया होना चाहिए, एंट्रोपी होना चाहिए, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन की कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, और ये कौन डिफाइन करता है, डेल्टा जी, ठीक है, ये आना चाहिए। अच्छा, रेस्ट ऑफ द चैप्टर का मतलब ये और भी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या टॉपिक्स, जैसे कि आपको मोल निकालना आना चाहिए, मोलैरिटी क्या है ये आना चाहिए, और इसी में एक टर्म है मोलैलिटी, ये आना चाहिए। एक है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, और एक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको जनरल केमिस्ट्री में मिलते हैं क्वेश्चंस यहाँ से। देखिए एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि आपको क्वेश्चंस सुने सुनाए या इन्हीं सब से मिले, बट हम कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास जो टाइम है, आप जानते हो कि अगर आपको सितंबर देना है तो ये साइकिल मार्च से सितंबर तक का होता है। अगर आप सिर्फ इस बात को सोचो कि सिर्फ स्किल है, सिर्फ रीजनिंग है, तो आप क्वेश्चन से कभी भी कंसेप्ट नहीं ला सकते हो। आप कोई क्वेश्चंस लगाए और ये सोचो कि मैं जो है सीख गया हूँ ये चीज़, तो मुश्किल है उसको करना। आपको पहले समझना होगा कि ये एग्जैक्ट में है क्या, देन आप उस चीज़ को, कंसेप्ट को लगाइए क्वेश्चंस में, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ये तो बात होगी कंटेंट की कि कितना आपको आना चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल से बात करना चाहूँगा क्वेश्चंस को लेके। अभी मैंने जो आपसे बोला है ये कुछ उसके प्रूफ्स हैं। देखिए ये जनरल केमिस्ट्री, अच्छा एक बात और है, जब आप जनरल केमिस्ट्री के चैप्टर्स देखते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिला तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एसिड बेस से हो सकता है। एक सिंगल क्वेश्चन में तीनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब उसी क्वेश्चन में आप इक्विलिब्रियम भी लगेगा, उसी क्वेश्चन में आपको एसिड बेस भी मिल सकता है, उसी क्वेश्चन में आपको ये काइनेटिक्स भी मिल सकती है।
ठीक है। तो ये जो 3 मेजर हैं, जैसे इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स और एसिड बेस, ये मैक्सिमम इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चंस के फॉर्म में होता है। जैसे ये एक इंफॉर्मेशन है, इन्होंने क्या किया है कि दिया हुआ है द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बेस आर हाइड्रोक्साइड ऑफ द एल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दीज कंपाउंड्स आयनाइज कंप्लीटली इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द मोलर मास सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये दे रखे हैं कि ये इसका मोलर मास है, ये इसका सल्यूट का है, और ये कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चंस पे, मैं आपको बस बताऊंगा कि क्या यूज है इसका। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 80 ग्राम NaOH इन 100 ml ऑफ वाटर। मतलब आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया है, पीएच का फॉर्मूला है -log H+, पीएच इज -log H+। अब आपको यहाँ H+ तो दिखेगा ही नहीं, POH का भी फॉर्मूला आई थिंक दिया होगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना। पीएच कैसे निकालेंगे, 14 + log of OH आयन। देखिए ये दिया हुआ है बेस, तो सबसे पहले आपको बेस का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, OH आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही बेसिक्स है, यहां नहीं दिया होगा कि कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। कंसंट्रेशन आपका प्री इंफॉर्मेशन है जो आपको आना चाहिए, क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब आपको मोल भी निकालना नहीं आ रहा है, देखिए कितना बेसिक्स में जा रहा है। मोल कैसे निकालते हैं, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट यहां दे रखा है, इसीलिए देखिए बेसिक्स का जो आपको वो चेक करना चाहता है कि आप कितना इंफॉर्मेशन आपको है, कुछ जानकारी है कि नहीं हर एक चीज का। ऐसा नहीं कि कह रहे हैं कि NaOH का आपको मोलर मास याद होना चाहिए, वो दिया है, आपको बस यूज करना आना चाहिए। NaOH ये है, मोलर मास 40 है, तो देखिए मोलर मास हो गया 40, वेट हो गया 80, तो मोल निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 40, तो हो जाएगा 2 मोल। क्लियर है। वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, अब इसको लीटर में कन्वर्ट आपको करना आना चाहिए, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है वो लीटर में जनरली होता है। टेम्परेचर आपका केल्विन में और वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए, तो इसको आपको चेंज करना आना चाहिए। फिर कुछ नहीं करना है, OH आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, POH निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, -log OH आयन से। देखो इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। जब मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो हर एक का एक ट्रिक सिखाता हूँ कि कैसे हम पीएच को एच आयन में निकाल सकते हैं, या कैसे एच आयन को पीएच में निकालते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। मेरा मेन मोटो ये है अभी कि मैं आपको ये बता सकूँ कि कितना बेसिक्स आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करा रहा है, कितना आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, आप इसको एक बार पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है एक्वस सोल्यूशन 0.10 मोलर सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड विद द पीएच 3। पीएच दे रखा है, हमसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये है रेट ऑफ सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस, ये निकालना है। ये वैल्यूज दे रखी हैं, के का वैल्यू दिया है, सुक्रोज का कंसेंट्रेशन दिया है, एच आयन निकालना है, पीएच दे रखा है। अब जब आपको पीएच से एच आयन कन्वर्ट करना नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, और यही चीजें आपको सीखनी है। बहुत से लोग बोलते हैं स्किल आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए। भाई इसमें क्या लगाओगे रीजनिंग, जरा बताओ मुझे, क्या ऐसा है जिसमें आप पैटर्न पहचान पाओ। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए, यही है। और थोड़ी बहुत ट्रिक, अगर पीएच आपका देखिए कोई नंबर है, जैसे मान लो मैंने कह दिया 4, तो जो एच आयन आएगा वो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, पावर में जाएगा निगेटिव वैल्यू। अगर ये 3 है तो एच आयन हो जाएगा 10⁻⁻3। सुक्रोज का दिया हुआ है 0.10, 10⁻⁻3, और k का वैल्यू दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻⁻5। वैल्यूज रख दीजिए, है ना। 1.4 के टर्म में आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि ये 0.10 है, ये 10 ही है, इसको हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ये 5 है, 5 3 8 एंड -1 9, -9 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैथ आपको आनी चाहिए।
ये तो बात हो गई जनरल केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक में भी देखिए, सिर्फ कंसेप्ट आ जाए इससे काम नहीं होगा, उस कंसेप्ट को आपको कॉम्प्लेक्स, जो आपके कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें भी अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे कायरल सेंटर तो आपको पता है, कायरल सेंटर आपको पता है कि 4 डिफरेंट कनेक्टिविटी देख सकते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ये हो गया कायरल। लेकिन इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर हैं ये आपको निकालना है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, स्मॉल एंड इजी। लेकिन अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस इस कंपाउंड में अगर आपको करना है तो इसकी अच्छी समझ होनी चाहिए कि कैसे चेक करते हैं। क्लियर है? ये सब मैं जब पढ़ाता हूं तो वहां डिस्कस कर देता हूं। ऐसे आप ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर रिएक्शन और आईयूपीएसी दोनों का कॉम्बिनेशन है। स्टेम में जो जानकारी दी गई है आप भले ही उसको अप्लाई कर पाओ, जैसे दिया है हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन अ डिफरेंट कार्बन एटम एज अ 2 हाइड्रोक्सी ऑन अ सेम कार्बन एटम इज अनस्टेबल। मतलब एक कार्बन एटम पर अगर मैं 2 OH लगा दूं तो ये अनस्टेबल होता है और इससे वाटर का लॉस होता है। वाटर कैसे निकलेगा? OH और ये H, तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O। मैं यहाँ अगर C और यहाँ भी C ऐसे लिख दूँ, ठीक है, आप देख सकते हो कार्बोनिल बन रहा है। आपको ये नहीं पता कार्बोनिल क्या होता है तो फिर प्रॉब्लम है। अब कह रहा है बताइए ये अगर स्ट्रक्चर हो तो क्या बनेगा। अच्छा, एक बार बना भी लो तो नेमिंग में फंसा देगा। पहले तो इसकी ड्राइंग आनी चाहिए, दूसरा जो बनेगा आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर उसकी नेमिंग आपको होनी चाहिए। जैसे 3,3 डाई हाइड्रोक्सी पेंटेन, तो 5 कार्बन का मतलब होता है पेंटेन। 3 पे आपको क्या लगाना है? OH 2 बार, डाई का मतलब 2, वाटर निकालिए, इससे OH इससे H, तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये देखिए, अब क्या करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। आईयूपीएसी में सीखते हैं कि नंबरिंग वहां से करिए जहां से ये पास हो। तो ये लीजिए क्या आया, पेंट एन 3 ओन। क्लियर है? 3 पेंटेनोन बोल दीजिए चाहे पेंटेन 3 ओन। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। ये सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस, ऐसा नहीं मैं किसी एग्जाम से मैं दे रहा हूँ, ये सारे गैमसेट स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। तो ये बात हो गई थोड़ा सा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कितना जानकारी होना चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है कि मैंने पढ़ा है बट मुझे आ नहीं रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपको सही प्रिपरेशन के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। आप कहीं भी पढ़िए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा बस मेन टारगेट यही है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम 1-1.5 महीने में है, तो आपको कम से कम ये चीज़ें अब से कवर कर लेनी चाहिए। और एक चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ करने के लिए, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब से कोशिश करूँगा कि मैं जो है ये सारे चैप्टर्स जो मैंने अभी बताए हैं आपको, हर एक चैप्टर का जो बहुत बेसिक चीज़ है, जैसे आप एसिड बेस पढ़िए तो उसमें pH कैसे निकालते हैं या ट्रिक्स क्या हैं, ये मैं अपने चैनल्स पे अपलोड करूँगा। वो सारा कंटेंट इंग्लिश में होगा। मुझे आपसे बात करनी थी, इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बात करूं, समझा सकूं अच्छे से। अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो हिंदी जानता हो, समझता हो और गैमसेट के लिए दे रहा हो, तो आप उसे ये शेयर कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं उस चैप्टर से कनेक्टेड जो थ्योरी पार्ट है और जो क्वेश्चंस भी हैं, ऐसा नहीं कि बस कंटेंट ही कंटेंट विद क्वेश्चंस, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, मैं उसको समझाऊं आपको कि कैसे अप्रोच करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूं कि आपको सितंबर के पहले दे दूं केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको काम का लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, एंड ये मुझे एनर्जी देगा। थैंक यू सो मच।